दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एक्सीलेंस पर। मैं हूं आपका साथी शुभम जांगड़ा। जैसा कि हमने कल क्लास 1 डाली थी, उस वीडियो में हमने इस सीरीज़ का पहला पार्ट डाला था। हमने कल एक अनाउंसमेंट की थी कि एक सीरीज़ शुरू करेंगे, जिस सीरीज़ के तहत आपको कंप्लीट हिस्ट्री प्रोवाइड करेंगे। उसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री शुरू की थी, जिसकी क्लास हमने एक पहली कल डाल दी थी। ये वीडियो सेकंड है, जिसमें क्लास सेकंड चलेगी, और इसमें हम टॉपिक की बात करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका हम हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो समय काल है वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक कहलाता है। इस वीडियो में हम कंप्लीट सिंधु सभ्यता की बात करेंगे। सिंधु सभ्यता के सारे फैक्ट इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको दूसरी वीडियो की तरफ भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कंप्लीट एक एक प्रश्न जो आपके पिछले वनडे एग्ज़ाम में आए हैं, यूपीएससी प्री लेवल तक के एग्ज़ाम, आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन एग्ज़ामों में, वो सारे के सारे हमने इस पीडीएफ फाइल में डाले हैं। तो अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं और उस टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती की सभ्यता भी कहा जाता है, और इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसके दो नाम है। सिंधु घाटी की सभ्यता को हम सिंधु सरस्वती की सभ्यता भी कहते हैं, और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि इसका सबसे पहला खोजा गया स्थल था जो वो हड़प्पा था। हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थल था, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी का जो विस्तार फैला है वो 3 देशों में फैला हुआ है, भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। सबसे ज़्यादा जो विस्तार फैला है वो भारत में फैला हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान में फैला हुआ है, और उसके बाद जो कुछ स्थल हैं वो अफ़गानिस्तान में पड़ते हैं। जो हड़प्पा स्थल पहली बार खोजा गया था दोस्तों, वो हड़प्पा स्थल आपका अब पाकिस्तान में पड़ता है। और सबसे पहले किसने बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता की? चार्ल्स मैसन नामक एक वैज्ञानिक था, एक साइंटिस्ट था, जिसने अपनी पुस्तक थी द नरेटिव ऑफ जनरी। इस पुस्तक में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र किया था, उसका अनुमान लगाया था। तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन नामक एक साइंटिस्ट हुआ करता था, जिसने एक पुस्तक लिखी थी नरेटिव ऑफ जनरी। इसमें बताया था कि पाकिस्तान में कोई सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसका नोट क्या बनेगा? सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सबसे पहले हमें चार्ल्स मैसन की पुस्तक से मिलती है। फिर बात आती है अगले साइंटिस्ट की। 1853 से 56 में एक अधिकारी आया था, जो पुरातात्विक अधिकारी होता था, अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को खोज करने का प्रयत्न किया था। इन्होंने भी कोशिश की थी, लेकिन ये भी असफल रहे। फिर बात आती है 2 भाइयों की। 1856 में 2 बर्टन बंधु होते थे, 2 भाई होते थे। एक का नाम होता था जेम्स बर्टन, दूसरे का नाम होता था विलियम बर्टन। ये 2 भाई हुआ करते थे। इनको रेल की पटड़ी बनाने का काम दिया गया था, जो रेल की पटड़ी कराची से लेकर लाहौर तक के बीच में बिछानी थी। उन्होंने क्या किया? जब रेल की पटड़ी बिछा रहे थे, तब इन्होंने वहाँ पर कुछ खुदाई की, और उस खुदाई में इन्हें ईंटें मिली। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उन ईंटों को निकाल के रेलवे लाइन बिछा दी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो ईंटें यहाँ से कहाँ से आई होगी। उन्होंने वो रेल की पटड़ी बिछा के अपना काम पूरा करके चले गए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन 2 नामक भाई होते थे, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ ईंटें बाहर निकाली थी और ईंटों से रेलवे लाइन बिछा दी थी। परंतु उस वक्त इस बात की और किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था कि वो खुदाई में ईंटें कहाँ से आई थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 1921 में एक पुरातात्विक अधिकारी हुआ करता था, जिसका नाम था जॉन मार्सन। जॉन मार्सन ने इन्होंने 2 भारतीयों को सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने का काम सौंपा। इन्होंने 2 भारतीयों को सौंपा था ये काम, सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने का काम 2 भारतीयों को सौंपा। एक का नाम था दयाराम साहनी, दूसरे का नाम था राखलदास बनर्जी। जो आपका दयाराम साहनी साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। याद कैसे रखोगे? देखो, जो इंसान कोई चीज़ हड़पता है वो कभी किसी पे दया नहीं करता, तो इसलिए दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। दूसरा क्या रहेगा? 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा दोस्तों? सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे विशाल व सबसे प्राचीन सभ्यता है, तथा विश्व के चारों ओर, मतलब विश्व की जो 4 सभ्यताएं हैं, उन सभी सभ्यताओं में से पहले नंबर पर
मानी जाने वाली सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है। वैसे विश्व की 4 ही सभ्यता कहलाई गई हैं, एक सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। इन चारों सभ्यता में से जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो नंबर 1 पे आती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से इन चारों में से सबसे ज़्यादा फैली हुई सिंधु घाटी की सभ्यता है। यही पॉइंट है दोस्तों जिसका हमने जिक्र पहले किया है कि इन चारों सभ्यताओं में से सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता ऐसा है जो सबसे पहले नंबर पे मानी गई है और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल फैली गई है। कितना क्षेत्रफल घेर रही है? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैली है सिंधु घाटी की सभ्यता, इसलिए इसको फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस दी गई है। 1947 में जब भारत के आज़ाद होने से पहले सिंधु घाटी सभ्यता के सिर्फ 40 ही 50 स्थल खोजे गए थे, इससे ज़्यादा नहीं खोजे गए थे। परंतु अब तक वर्तमान समय तक कम से कम सिंधु घाटी की सभ्यता के 1400 से लेकर 1500 के बीच जो है वो स्थल खोजे जा चुके हैं। और ये स्थल डिवाइड कैसे हैं? भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के कम से कम 900 से लेकर 1000 के बीच में स्थल खोजे जा चुके हैं और पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 500 से 600 के बीच स्थल खोजे जा चुके हैं और अफ़गानिस्तान में लगभग 2 से 5 स्थल खोजे जा चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पहले आपको बताया था, भारत में सबसे ज़्यादा खोजे गए स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, उसके बाद पाकिस्तान में, उसके बाद अफ़गानिस्तान में। नोट क्या रहेगा यहाँ? भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थल सर्वाधिक फैले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम जिक्र कर चुके थे पहले भी। और भारत में कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थल पाए गए हैं? गुजरात में एक धोलावीरा पड़ता है, वहाँ से हमें सबसे ज़्यादा स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। और वैसे अगर राज्य की बात करें तो गुजरात ऐसा राज्य है जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा खोजे गए स्थल हैं। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण है, किस साइंटिस्ट ने आपने क्या क्या मत दिए थे, उनका अनुमान क्या क्या रहा था? तो चार्ल्स मैसन के अनुसार जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो 3250 से लेकर 2750 तक ईसा पूर्व तक रही होगी। ये सिर्फ उन्होंने अनुमान लगाया था दोस्तों, उन्होंने कोई भी चीज़ एग्जैक्ट नहीं बताई थी, सिर्फ अनुमान बेस्ड पे उन्होंने ये सारी चीज़ बताई थी। एक साइंस प्रणाली थी C14 एक साइंस प्रणाली होती है। जैसे हम कोई चीज़ तोलते हैं तो तराजू का यूज़ करते हैं, कोई चीज़ जैसे हमें कोई टेम्परेचर मापना हो तो इसका यूज़ करते हैं, थर्मामीटर का। ऐसी एक C14 साइंस प्रणाली है जिससे हम समय का जो काल है वो निर्धारित करते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है। ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का जो C14 साइंस प्रणाली से नापा गया, तब ये टाइम जो है हमारा 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व रहा था। जो अग्रवाल साइंटिस्ट है वो भी इनकी इस बात से सहमत हो चुके थे, उनका भी अनुमान इतना ही था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इनके अलावा बाकी बचे जितने भी इतिहासकार थे उन सभी का कहना था कि सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से लेके 1700 ईसा पूर्व तक रही होगी। विदेशी इतिहासकारों का कहना है कि 2 विदेशी इतिहासकार हुआ करते थे जिनका नाम था जॉन मार्शल और व्हीलर। इन इतिहासकारों ने कहा था कि भाई जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ना वो सुमेरियन लोगों ने बसाई थी। सुमेरियन लोगों ने क्या था? सिंधु घाटी को बसाया था। रामचंद्र एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने क्या कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों ने बसाया था, क्योंकि इनके अनुमान से बहुत से लोग जो है वो सहमत नहीं थे। इनके इस अनुमान से बहुत कम लोग सहमत थे। ज़्यादातर कौन से साइंटिस्ट से सहमत थे? ये जो हमारा समय है ना 2500 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक, इससे हमारे ज़्यादा साइंटिस्ट जो है वो सहमत थे। चलिए दोस्तों, हम विस्तार की बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से लेके कहाँ तक फैला गया है। देखिए दोस्तों, हम थोड़ा मैप से समझ लेते हैं। ये हमारी 4 दिशाएं होती हैं। ये आपकी पूर्व होगी, ये पश्चिम होगी, ये ऊपर उत्तर होगी, ये नीचे दक्षिण होगी। तो बात करते हैं उत्तर दिशा के बारे में। उत्तर दिशा में आपका जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में इसका विस्तार फैला है। और इसके बाद आपका पश्चिम की बात करें, पूर्व की बात करें, पूर्व में हमारा आलमगीर उत्तर प्रदेश नामक जगह है, वहाँ हिंडन नदी के किनारे फैला है। दक्षिण दिशा में हमारा नीचे की ओर दक्षिण दिशा में हमारा दाइमाबाद महाराष्ट्र है, गोदावरी नदी के किनारे। और पश्चिमी दिशा में एक सुत कांगेडोर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में डाइक नदी के किनारे। ये सारी की सारी हमारी क्या थी? दिशाएं थी जहाँ पर हमारी सिंधु सभ्यता के स्थल फैले हुए हैं।
चलिए दोस्तों, लेकिन हाँ, किस में, कौन सी दिशा में सबसे ज़्यादा स्थल फैले हुए हैं? उत्तर पश्चिम दिशा में सर्वाधिक सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थल जो है वो फैले हैं। कौन सी दिशा है वो? हमारी उत्तर और पश्चिम, इस ये वाली साइड है, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में जो है हमारे सबसे ज़्यादा स्थल जो है वो फैले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। देखो दोस्तों, अगर क्वेश्चन ये आया कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है, वो आएगा आपका हड़प्पा। और सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, वो मोहनजोदड़ो। और ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में अगर पूछ ले तो वो राखीगढ़ी हिसार को माना जाता है। अब तक वही माना जा रहा था, लेकिन वर्तमान में 2020 में एक खेल का स्टेडियम मिला है वहाँ से। वो कहाँ मिला है? धौलावीरा, गुजरात से। उसके मिलने के बाद सिंधु घाटी का जो सबसे बड़ा स्थल है वो धौलावीरा, गुजरात को माना जाने लगा है। इससे पहले राखीगढ़ी हिसार को माना जाता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषताएं मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ की फैसिलिटी दे रखी थी इन्होंने। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। जैसे एक शहरी होती है, एक ग्रामीण होती है, एक नगरीय होती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता होती थी। लोगों का प्रमुख पेशा होता था व्यापार। उस वक्त हमारे पास पैसों की खोज नहीं हुई थी, तो व्यापार जो होता था वो वस्तु विनिमय से होता था। एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु प्रदान करना, या अपनी वस्तु दूसरे को देके दूसरी की वस्तु ले लिया करते थे। इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। इसी के थ्रू जो है वो व्यापार हुआ करता था, क्योंकि मुद्रा नहीं चलती थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक आधे ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। देखो, जैसे कि हमने कल पहली वीडियो में पढ़ा था, एक आधे ऐतिहासिक होता था, एक ऐतिहासिक होता था, एक प्राग ऐतिहासिक होता था। प्राग ऐतिहासिक वो होता था जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। आधे ऐतिहासिक वो होता है जिसमें लिखित साक्ष्य मिलते तो है लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक काल कौन सा होता था? जिसमें लिखित साक्ष्य मिले भी हैं और पढ़े भी गए हैं, जिसमें हमारे वैदिक सभ्यता आती थी। चलिए दोस्तों, यहाँ की जो है वो भावचित्रात्मक लिपि, इसमें कौन सी लिपि यूज़ की हुई है? भावचित्रात्मक कौन सी होती है? देखो दोस्तों, जैसे हम इस PDF फाइल में पढ़ रहे हैं, इसमें हमने सब वर्ड टाइप किए हैं और इस वर्ड से ही हम किसी चीज़ को पढ़ पा रहे हैं। लेकिन इसमें भावचित्रात्मक होते थे, मतलब चित्र बन होते थे। कोई भी चीज़ लिखते थे तो उसमें चित्र बना के लिखते थे, जिससे हम उस लैंग्वेज को पढ़ सकते थे। लेकिन अभी तक हमारे कोई भी साइंटिस्ट हड़प्पा सभ्यता की लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाए हैं। ये एक सस्पेंस ही है अभी तक। यहाँ के लोग शांति प्रिय होते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता एक मातृ प्रधान, मतलब नारी को ऊंचा दर्जा दिया जाता था। नारी का दर्जा ऊंचा हुआ करता था और उसकी पूजा भी किया करते थे। यहाँ से मिले एक पुरोहित की मूर्ति, हमें एक पुरोहित की मूर्ति मिली है यहाँ से, जहाँ पर जिससे पता लगता है यहाँ पर एक जनतंत्र भी होता था। जनतंत्र मतलब जहाँ पर जनता राज किया करती थी, उसके ऊपर एक प्रधान हुआ करता था जिसे जनतंत्र कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, यहाँ के लोग लोहे से अपरिचित थे। उन्हें लोहे का नहीं पता था कि लोहा धातु क्या होती है। गन्ने से अपरिचित थे। और सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता होती थी। मतलब लोहे से तो अपरिचित थे, लेकिन उन्हें कांस्य धातु पता थी क्या होती है। और कांस्य धातु जो है वो तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पर काटती थी और उस प्रणाली को बोला जाता था ग्रिड प्रणाली। अगर 90 डिग्री के, जैसे एक सड़क ये आ गई फिर दूसरी सीधी सड़क ये निकलेगी, ये 90 डिग्री के कोण पे है। और 90 डिग्री के कोण पे जो भी सड़क काटा जाता था उसे ग्रिड प्रणाली कहा जाता था। और यहाँ की एक खास बात थी, घरों के दरवाजे सड़कों की ओर ना खुल के अंदर की ओर खुलते थे, ताकि गलियों में जो है वो स्पेस रह सके। जैसे ये घर बने हुए हैं और बाहर यह गलियाँ हैं, यहाँ भी घर बने हुए हैं, तो वो घर की ओर ही खुलते थे, ना कि सड़क की ओर। इसलिए वहाँ पर सड़कें भी खुली हुआ करती थी। ये वहाँ की फैसिलिटी थी। यहाँ के घर 2 भागों में बटे होते थे, जिसे आप निचला हिस्सा भी कह सकते हैं या फिर पूर्वी हिस्सा कह सकते हैं। दूसरा पार्ट है आपका ऊपरी हिस्सा या फिर पश्चिमी हिस्सा। नोट, धौलावीरा गुजरात नामक जगह है जहाँ से सिंधु घाटी की सभ्यता के 3 घरों के 3 भाग मिले हैं। अभी तक हमें सिर्फ 2 ही भाग पड़े थे, निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा। लेकिन एक धौलावीरा गुजरात नामक जगह है, वहाँ पे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के 3 भाग मिले हैं। इस सभ्यता में हमें कोई मंदिर नहीं मिला। इस सभ्यता में हमें पक्की ईंटों के घर मिले हैं और तथा पक्की ईंटों को टेराकोटा बोला जाता था।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एक पिंगल नामक इतिहासकार हुआ करता था जिसने सिंधु घाटी की को जुड़वा राजधानी बताया था। और वो जुड़वा राजधानी कौन कौन सी होती थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि किस नामक इतिहासकार ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दो जुड़वा राजधानी कहा था? तो पिंगल नामक इतिहासकार ने कहा था। या फिर उल्टा आ सकता है कि पिंगल नामक इतिहासकार ने किन्हें दो राजधानी कहा था, सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा था? तो वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो होगा। ठीक है दोस्तों, अब तक तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता के सभी फैक्ट पढ़ लिए हैं, उनकी विशेषताएं पढ़ ली हैं, उनकी फैसिलिटीज़ पढ़ ली है। लेकिन अब हम एक एक करके वो स्थल पढ़ लेते हैं जो से हमारे स्थल खोजे गए थे। सबसे पहले खोजा गया स्थल था हड़प्पा सभ्यता था। अब हम एक एक करके उन स्थलों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला है हमारा हड़प्पा स्थल। हड़प्पा जो स्थल है वो किसने खोजा था? उसके खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी, जिसका पूरा नाम क्या है? राय बहादुर साहनी। 1921 में इन्होंने हड़प्पा की सभ्यता की खोज की थी। और ये स्थान, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के इलाके में पड़ता है, रावी नदी के किनारे पड़ता है। यहाँ से हमें स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह दोस्तों ये वाला जो हम पूजा के लिए यूज़ करते हैं, ये स्वास्तिक का निशान हमें हड़प्पा से ही मिला है। उसके बाद R37 कब्रिस्तान भी हमें यहीं से मिला है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर आने लग जाए कि R37 कब्रिस्तान हमें कहाँ से मिला है, तो ये हड़प्पा सभ्यता से मिला है, हड़प्पा स्थल से मिला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमें एक श्रमिक आवास, श्रमिक यानी मजदूरों का घर मिला है। यहाँ से हमें कांस्य धातु मिली है। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये कांस्य से लोहे को और गन्ने को छोड़ के ये कांस्य से परिचित थे, लोहे और गन्ने से अपरिचित थे। कांस्य किसकी? तांबा और टीन की मिश्र धातु बताई थी। कब्रिस्तान का मिलना हमें इस ओर की ओर इशारा करता है कि यहाँ पर शवों को और लाशों को दफनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता से हमें एक बैलगाड़ी भी मिली है। यहाँ से एक शिवलिंग मिला है। यहाँ से हमें एक अन्न घर मिला है, अन्न का स्टोर करके रखने वाला, अन्न को स्टोर करके रखना। जैसा कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि खेती भी शुरू हो चुकी थी, तो जो ये लोग खेती किया करते थे उस खेती को स्टोर करने के लिए इन्हें एक घर की जरूरत हुआ करती थी। स्टोर रूम कह देते थे जिसे, जहाँ वो अपना सामान रख सके। तो वो भी हमें हड़प्पा से मिला है, जिसे हम अन्ना घर बोल सकते हैं, अन्न रखने की जगह। यहाँ से हमें औरत की फ़ोटो मिली थी जिसके गर्भ से पौधा उत्पन्न हो रहा था, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि धरती की उर्वरकता देवी रही होगी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमें एक दर्पण और काजल भी मिला है। हमें कई श्रृंगार के सामान भी मिलेंगे यहाँ से। ये था हड़प्पा के बारे में कुछ स्पेशल फैक्टर। अब बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा स्थल जो खोजा गया था वो मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने 1922 में। स्थान कहाँ है? ये पाकिस्तान में ही है, सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। यहाँ से भी हमें एक विशाल अन्नाघर मिला है। यहाँ से हमें विशाल स्नान घर भी मिला है। और स्नान घर आप जिसे हम अब वर्तमान में स्विमिंग पूल वगैरह बोल देते हो, वही ये विशाल स्नान घर है। यहाँ से हमें शवों लाशों को जलाने के भी अवशेष मिले हैं, इसलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। स्पेशल नोट है दोस्तों ये कि किस स्थल को, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। यहाँ से हमें पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। यहाँ से हमें बांसुरी तथा नाचती हुई नर्तकी की मूर्ति मिली है। यहाँ से हमें पुरोहित की मूर्ति मिली है। अगला हमारा स्थल कौन सा है दोस्तों? चाहुंदड़ो स्थल है। ये हमारा तीसरे नंबर वाला स्थल है। इससे पहले हम हड़प्पा पढ़ चुके, मोहनजोदड़ो पढ़ चुके। चाहुंदड़ो के जो खोजकर्ता है वो है मैके और मजूमदार। इन्होंने 1931 में हड़प्पा इसकी चाहुंदड़ो की खोज की। ये स्थान पड़ता है आपका पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे। यहाँ से हमें क्या क्या मिला है? यहाँ से हमें मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। यहाँ से हमें कुछ श्रृंगार का सामान मिला है, जैसे लिपस्टिक, अलकृत हाथी हो गया, सजावट का सामान हो गया, कंघा, काजल, ये सभी सजावट के सामान हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमें कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। कुत्ते के पंजे के निशान मिलने का मतलब ये है कि यहाँ के लोग कुत्ते से परिचित थे। कालीबंगा अगला स्थल है। कालीबंगा की खोज दोस्तों AK घोष, बीबी लाल थापर, इन तीनों ने मिलकर 1953 में की थी। ये स्थान का पड़ेगा? हनुमानगढ़ नामक जगह है राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे। यहाँ से भी हमें कुछ श्रृंगार के सामान मिले हैं, जैसे काली चूड़ियाँ होगी, अग्निकुंड हो गए, जुते हुए खेत हो गए। भूकंप के भी प्रमाण हमें यहीं से मिलते हैं।
ऊँट की खोपड़ी होगी वो भी हमें इसे मिली है। ऊँट की खोपड़ी मिलना और कुत्ते के पंजे के निशान मिलना, ये दोनों ही इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये कुत्ते से भी परिचित थे और ये ऊँट से भी परिचित थे। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा स्थल है रंगपुर। रंगपुर की खोज किसने की? रंगनाथ राव ने 1953 में। स्थान कहाँ पड़ता है? गुजरात में। यहाँ से हमें चावल की भूंसी मिली है, गेहूं की खेती के साक्ष्य मिले हैं। अगला दोस्तों रोपड़ है। रोपड़ के जो खोज करता है वो यज्ञदत्त शर्मा है। 1953 से 56 के बीच इन्होंने इसकी खोज की थी। यहाँ से हमें एक कब्र मिली है जिसमें से एक इंसान के साथ कुत्ता भी दफनाया गया है। कल भी हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ा था जो जम्मू कश्मीर में पढ़ता था, वहाँ भी हमें एक इंसान के साथ कुत्ता दफनाया गया मिला था। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा स्थल है लोथल। लोथल की खोज किसने की? रंगनाथ राव ने 1957 में। गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे। और बंदरगाह और गोदीवाड़ा और पतन ये तीनों एक ही को बोले जाते हैं। यहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं किस चीज़ के? लोथल के। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग तांबा यानी खेतड़ी तांबा जो है वो खेतड़ी राजस्थान से मंगवाते थे। तांबा जो है वो फेमस हुआ करता था और वो तांबा कहाँ से मंगवाया जाता था? खेतड़ी राजस्थान से। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमें हाथी के दांत मिले हैं जिससे पता चलता है कि ये लोग हाथी से भी परिचित हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, ये कुत्ते से भी परिचित होते थे, ये ऊँट से भी और ये हाथी से भी, इन तीनों जानवरों से परिचित हुआ करते थे। यहाँ से हमें घोड़े के अस्थि पंजर मिले, ढांचे मिले, इससे ये पता लगता है घोड़े से भी परिचित थे। और यहाँ के लोग घोड़ों का व्यापार भी करते थे। यहाँ से हमें युग्म शवाधान भी मिले हैं। युग्म शवाधान का मतलब है दो शवों को एक साथ दफनाना। यहाँ से हमें चावल के दाने भी मिले हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है स्थल बनावली। बनावली कहाँ पड़ता है? आपका फतेहाबाद हरियाणा में पड़ता है। जिसके खोजकर्ता कौन है? रविंदर सिंह बिष्ट। 1974 में खोज की थी। यहाँ से हमें मिट्टी का हल मिला है और यहाँ से हमें जौ के साक्ष्य मिले हैं। अगला स्थल है दोस्तों राखी गढ़ी। राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, खोजे जाने वाला स्थल कहा जाता था। लेकिन अब खेल का स्टेडियम मिला है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है। वो खेल का स्टेडियम कहाँ से मिला है? 2020 में गुजरात से मिला है, धोलावीरा गुजरात से। अब वो माना जाने लगा है सबसे बड़ा स्थल। खोजकर्ता राखी गढ़ी स्थल के सूरजभान है। ये राखी गढ़ी पड़ता कहाँ है? हिसार हरियाणा में। राखी गढ़ी के टीले को एशिया का सबसे बड़ा टीला माना जाता है। अगर ये आ जाए कि राखी गढ़ी के किस टीले को एशिया का सबसे बड़ा टीला माना गया है तो वो राखी गढ़ी का टीला है। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल माना जाना राखी गढ़ी को, लेकिन वर्तमान में, जैसे कि हम पहले भी 2 बार बात कर चुके हैं, वर्तमान में 2020 में खेल के स्टेडियम मिलने से धोलावीरा गुजरात को सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहा जाने लगा है। सुरकोटदा यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की। इसकी स्थान जो है गुजरात में पड़ता है। यहाँ से हमें घोड़े की हड्डियाँ मिली है और तराजू मिले हैं। तराजू के तोल का गुणज 16 का होता था। कोटदीजी नामक स्थान सथल जो है वो किसने खोजा है? फजल अहमद ने 1953 में। स्थान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। यहाँ से हमें पत्थर के बाण मिले हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो थे हमारे खोजे हुए स्थल। अब बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वैसे तो इनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, लेकिन एक कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसलिए है क्योंकि इनको हाईलाइट किया गया है और इनको याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहला क्या है इसका तथ्य क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में जल की निकासी की बड़ी विशेषता मानी गई है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये। अगर ये आ जाए कि सबसे बड़ा जो फैक्टर है सिंधु घाटी सभ्यता का, क्या माना गया है कि वहाँ पे जो जल की निकासी है उसको बहुत अच्छी माना गया है कि कितनी अच्छी से जल की निकासी की जाती थी। नालियाँ जो कितनी साफ़ हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ की नालियाँ पक्की ईंटों से बनी हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि होती है वो भावचित्रात्मक, और उस भावचित्रात्मक लिपि में एक यू आकार का शब्द है। यू आकार का शब्द, इस यू आकार के शब्द का सबसे ज़्यादा बार यूज़ किया गया है। मनोरंजन के लिए यहाँ के लोग शिकार किया करते थे और जानवरों की लड़ाइयाँ देखा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को आभूषण बहुत ही पसंद थे। यहाँ के नारी और पुरुष दोनों ही आभूषण डाला करते थे। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहाँ पर पूजा किया करते थे। हमें यहाँ से 4 प्रमाण मिले हैं कि यहाँ 4 चीज़ों की लोग पूजा किया करते थे। एक कुबड़ वाले बैल की, नर्तकी की, माता देवी की, लिंग की। इन चारों की पूजा किया करते थे यहाँ के लोग।
बात करते हैं अब सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण कि सिंधु घाटी जो है उसका समापन किस वजह से हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता, कई इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ पर बाढ़ आने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका पतन हुआ, और कई इतिहासकारों का कहना है कि आर्य जो है वो आए थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था और इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का समापन करके वैदिक सभ्यता की यहाँ पर खोज, वैदिक सभ्यता का की नींव रखी थी। ठीक है दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ महामारी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार किसके साथ थे, ज़्यादातर इतिहासकारों का कहना यही था कि भाई बाढ़ आने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये तो थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक की फुल डिटेल। इस वीडियो के अलावा आपको किसी वीडियो की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारे के सारे फैक्ट मैंने इसी वीडियो में प्रोवाइड करवा दिए हैं। आपको अगर ये नोट्स चाहिए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक पे जा सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हैं, लर्निंग एक्सीलेंस के नाम से ही है। आपको पूरी की पूरी PDF फाइल वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। हमारी क्लास तीसरी वो कल हम डालेंगे, आप तीसरी क्लास भी देख सकते हैं, और इससे पहले हमने कल पहली क्लास डाली थी, आप पहली क्लास भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी सीरीज़ ऐसी कंटिन्यू रहेगी जब तक एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होती। ओके, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।